नमस्कार विद्यार्थियों, राजस्थान जीके की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि जो राज्य पाक्षिक गोडावण है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात कर लेते हैं राज्य पशु के बारे में। आज हमारे पास आता है राज्य पशु। अब राज्य पशु हैं वो दो माने गए हैं। तो हमारे पास राज्य पशु दो माने गए हैं। पहला तो है क्या? ऊंट। ऊंट को माना गया है पशुधन श्रेणी में। तो अगर पूछे पशुधन श्रेणी में, पशुधन श्रेणी में राज्य पशु क्या है, तो वो क्या है? हमारा ऊंट है। और अगर हमें पूछे राज्य पशु किस श्रेणी में, वन्य जीव श्रेणी में, वन्य जीव श्रेणी में, तो वो क्या है हमारे पास? चिंकारा है। ठीक है, तो ये हो गया है चिंकारा। ठीक है, ये दो है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ऊंट के बारे में, जिसे पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हमारे पास आता है ऊंट। सबसे पहले आता है कि जो ऊंट है इसको राज्य पशु कब घोषित किया गया था? तो इसको जो घोषित किया गया था वो घोषित किया गया था आपका 30 जून 2014 को। इसका जो उपनाम है ऊंट का उपनाम वो है आपका रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज। इसका जो वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम जो है वो है आपका केमिलस ड्रोमोडेरियस। केमिलस ड्रोमोडेरियस। सर्वाधिक जो ऊंट पाए जाते हैं आपके, सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में कहां पर पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक ऊंट जो पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं जैसलमेर में। कहां पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आता है इसी ऊंट के संदर्भ में कि अगर हमें पूछे कि ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो ऊंट अनुसंधान केंद्र ये आपका पड़ता है जोहड़बीड़। कहां पर है? जोहड़बीड़। और जोहड़बीड़ कहां पर पड़ता है ये गांव? बीकानेर में। जो स्थान पड़ता है ये पड़ता है बीकानेर में। अगर हमें पूछे केमल मिल्क डेयरी कहां पर है? केमल मिल्क डेयरी। जो केमल मिल्क डेयरी है वो आपकी कहां पर है? बीकानेर में। तो ये भी हो गई है बीकानेर में। इसके अलावा अगर हमें पूछे ऊंटों का देवता कौन है, ऊंटों का देवता, तो वो हो गए आपके पाबूजी महाराज। कौन है? पाबूजी महाराज हैं। पाबूजी। और ऊंटों की देवी पूछे, ऊंटों की देवी, देवता तो हो गए हैं क्या? पापूजी। और देवी कौन हो जाएगी? अंता देवी। अंता देवी। और इस अंता देवी का मंदिर कहां पर है? ये है आपका बीकानेर में। ठीक है, आगे देखिए। आगे हमारे पास आता है कि जो ऊंट है, ऊंटों की जो पालक जाति है उसको क्या कहा जाता है? तो ऊंटों की पालक जाति। तो जो ऊंटों की पालक जाति है वो है आपकी राइका, या फिर इसी राइका को बोलते हैं रेबारी जाति। रेबारी।
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आता है कि ऊंट में एक रोग पाया जाता है। ठीक है, तो ऊंट में पाए जाने वाले रोग का क्या नाम है? तो मैं लिखता हूं, ऊंट में पाए जाने वाला रोग, वो रोग है आपका सर्रा रोग। क्या रोग है? सर्रा रोग, या फिर क्या बोलते हैं इसको, तीव्रता रोग। तीव्रता, ठीक है। आगे हमारे पास आता है कि जो नाचना ऊंट आता है, ऊंट की एक किस्म होती है, एक जाति होती है नाचना। ये जो नाचना ऊंट है, ये अब सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है ये ऊंट, जैसलमेर में। ये नाचना ऊंट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है ऊंट सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है ऊंट सुंदरता के लिए प्रसिद्ध। यह आपका नाचना ऊंट जो कि पाया जाता है आपका जैसलमेर में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऊंट की एक और आपकी किस्म आती है, वो आती है गोमट। क्या आती है? गोमट, ये किस्म है। और ये कहां पर पाई जाती है? आपकी फलोदी में पाई जाती है। और फलोदी कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। तो ये हो गया है जोधपुर। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऊंट प्रसिद्ध है ऊंट सवारी के लिए। ऊंट सवारी के लिए क्या है ये? प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि भोज ढोने वाले जो ऊंट होते हैं, वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो भोज ढोने वाले ऊंट, ये आपके प्रसिद्ध हैं बीकानेरी ऊंट। बीकानेरी ऊंट। अब बात कर लेते हैं ऊंट के आभूषण, और वो भी क्या? गले के आभूषण। तो ऊंट के गले के आभूषण, यहां से क्वेश्चन आता है कई बार। तो ऊंट के जो गले के आभूषण हैं, वो आपके क्या हैं? एक तो हो गया है गोरबंद, दूसरा है आपका मुख मोरखा। मुख मोरखा। अगला हमारे पास है पीठ पिलाण। क्या है? पीठ पिलाण। इसी पीठ पिलाण को बोलते हैं काठी, ध्यान में रखना है। इसी पीठ पिलाण को क्या बोलते हैं? काठी। ठीक है, तो ये हो गए ऊंट के गले के आभूषण। नेक्स्ट हमारे पास बात कर लेते हैं कि जो ऊंट का जो बच्चा होता है, ऊंट का बच्चा, वो क्या कहलाता है? तो ऊंट का बच्चा कहलाता है आपका टोरडी। टोरडी। और जो बूढ़ा ऊंट है, बूढ़ा ऊंट, बूढ़ा ऊंट को क्या कहा जाता है? तो जो बूढ़ा ऊंट है उसको कहा जाता है पाकट। तो ये हो गया है पाकट। नेक्स्ट आता है कि ऊंट की कुर्बानी के लिए एक प्रसिद्ध महल है, और वो महल कौन सा है? तो वो है मुबारक महल, और वो मुबारक महल पड़ता है टोंक में। तो ऊंट की कुर्बानी हेतु, कुर्बानी हेतु प्रसिद्ध महल, प्रसिद्ध महल, वो कौन सा है आपका? मुबारक महल। मुबारक महल। और ये मुबारक महल कहां पर पड़ता है? टोंक में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
अच्छा, केमल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं, पूछा जाए तो जो केमल मैन है, सॉरी, केमल मैन, केमल मैन के नाम से जानते हैं आपको अशोक टांक को, अशोक टांक। तो ये होता है आपका किसके बारे में, राज्य पशु ऊंट के बारे में। और ऊंट किस श्रेणी में राज्य पशु है, पशुधन श्रेणी में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्या, चिंकारा के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है चिंकारा। और चिंकारा भी क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले क्या है, राज्य पशु है, क्या है, राज्य पशु। और किस श्रेणी में है, तो यह है आपके वन्य जीव श्रेणी में, वन्य जीव श्रेणी में। ठीक है, चिंकारा को, चिंकारा को दर्जा कब दिया गया था, राज्य पशु का। तो इसको जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 22 मई, 22 मई 1981 को। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम, वो है आपका गजिला, 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 गजिला। और ये किस प्रजाति का प्राणी है चिंकारा, तो यह आपका एंटीलोप, एंटीलोप प्रजाति का प्राणी है। इसके लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है नाहरगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य क्या है, प्रसिद्ध है। आगे देखिए इसके बारे में, जो चिंकारा है, चिंकारा सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है, तो सर्वाधिक ये जो पाया जाता है चिंकारा, ये पाया जाता है आपका जोधपुर में। तो ये पाया जाता है जोधपुर में। ठीक है, तो ये होती है बातें आपके चिंकारा के बारे में कि जो चिंकारा है ये क्या है, राज्य पशु है और किस श्रेणी में, वन्य जीव श्रेणी में। इसको जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 22 मई 1981 में। अब आगे हम बात कर लेते हैं राज्य खेल के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है राज्य खेल, राज्य खेल। तो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो आपका है क्या, बास्केटबॉल। तो ये हो गया है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल है, इसको राज्य खेल का जो दर्जा दिया गया था, राज्य खेल का दर्जा वो दिया गया था 1948 में। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की जो संख्या होती है, कुल खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या वो है आपकी कितनी, 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। बास्केटबॉल अकादमी की अगर हम बात करें, बास्केटबॉल अकादमी, तो जो बास्केटबॉल अकादमी है ये आपकी जैसलमेर में है। कहां पर है, जैसलमेर में है। नेक्स्ट देखिए, अगर बास्केटबॉल में अगर आगे बात करते हैं, तो महिला बास्केटबॉल अकादमी, महिला बास्केटबॉल, बास्केटबॉल अकादमी, ये जो है ये आपकी है जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में। तो ये होता है राज्य खेल बास्केटबॉल के बारे में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं राज्य नृत्य के बारे में। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास राज्य नृत्य, राज्य नृत्य। और हमारा राज्य नृत्य क्या है, घूमर है। तो ये हो गया है घूमर। अब बात करते जाते हैं हम, जो घूमर है इसकी मूल उत्पत्ति कहां से हुई थी, तो इसकी मूलतः उत्पत्ति, मूलतः
उत्पत्ति ये हुई थी आपकी किससे? मध्य एशिया में जो भरण नृत्य है उससे हुई थी। तो मध्य एशिया के भरण नृत्य से हुई थी। भरण नृत्य से इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। घूमर को और किस किस नाम से जानते हैं? तो इसको जाना जाता है राज्य की आत्मा, राज्य की आत्मा। इसके अलावा है नृत्यों की आत्मा, नृत्यों की आत्मा। एक और है नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर। ये हो गया है। जो घूमर नृत्य है ये मूलतः कब किया जाता है? तो ये मूलतः किया जाता है गणगौर के पर्व पर, गणगौर पर किया जाता है। आगे देखिए, जो घूमर है, घूमर इसके अलावा कब किया जाता है? ये किया जाता है मांगलिक अवसरों पर भी किया जाता है। तो ये किया जाता है मांगलिक अवसरों पर। और इसके अलावा किया जाता है तीज व त्योहारों पर भी किया जाता है। तीज त्योहारों पर किया जाता है। अच्छा, ये घूमर नृत्य कौन करती हैं? तो ये करती हैं महिलाएं करती हैं। तो महिलाएं करती हैं अर्थात ये क्या है? स्त्री प्रधान नृत्य है। तो मैं लिख सकता हूं स्त्री प्रधान नृत्य, स्त्री प्रधान नृत्य है ये। और रस कौन सा इसमें? तो इसमें जो रस है वो है पुरुष रस। कौन सा है? तो ये है पुरुष रस प्रधान नृत्य है। ठीक है। रस की बात करता है तो पुरुष रस प्रधान नृत्य है। और अगर पूछे कि ये कौन सा, कौन करती है? महिलाएं करती हैं, तो यह स्त्री प्रधान नृत्य है। आगे इसमें आता है, इसमें की जाती है आठ कहरवे की चाल। तो इसमें की जाती है आठ कहरवे की चाल। इस आठ कहरवे की चाल को क्या कहते हैं? तो जो आठ कहरवे की चाल है इसको बोलते हैं सवाई। क्या बोलते हैं? सवाई। ठीक है। आगे और देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट है अभी। जो घूमर है, घूमर में क्या बजाया जाता है? आपका वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं। तो इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से काम में ले जाते हैं? वाद्य यंत्र तो इसमें काम में ले जाते हैं, एक तो लिया जाता है ढोल, एक लिया जाता है नगाड़ा, और एक लिया जाता है आपका शहनाई। ये वाद्य यंत्र घूमर नृत्य में काम में लिए जाते हैं। इसमें कौन सी वेशभूषा पहनी जाती है? तो जो वेशभूषा है वो पहनी जाती है आपकी क्या? अस्सी कली का घाघरा, अस्सी कली का घाघरा। ये इसकी क्या होती है? वेशभूषा है। ठीक है। आगे और बात कर लेते हैं कि आपकी गणगौर घूमर नृत्य अकादमी है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1966 में। तो मैं आगे लिखता हूं, इसमें इसी पेज पर लिखता हूं मैं। ठीक है। इसमें दो पॉइंट और हैं अभी। चलिए, तो हमने बात कर ली थी गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1966 में, 1966 में हुई थी। ये जो घूमर है, घूमर के तीन रूप होते हैं।
गणगौर के तीन रूप होते हैं। पहला तो होता है क्या आपका झुमरिया, दूसरा आपका होता है लूर, और तीसरा आपका होता है घूमर। तो ये हो गए इसके तीन रूप। ठीक है। जो झुमरिया है, ये झुमरिया जो नृत्य किया जाता है, ये किया जाता है बालिकाओं द्वारा, बालिकाओं द्वारा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आपका राज्य नृत्य घूमर के बारे में। अब नेक्स्ट आगे की तरफ बात कर लेते हैं राज्य का शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो राज्य का शास्त्रीय नृत्य, और राज्य का शास्त्रीय जो नृत्य है वो क्या है आपका कथक है। तो ये हो गया है कथक। कथक। ठीक है। जो क्या है कथक है, ये राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। तो अब इसके बारे में हम बात करते चलते हैं। तो जो कथक है, ये राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ये शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान में कथक घराना है, वो कहां पर है, जयपुर में। तो राजस्थान में कथक घराना, ये आपके है जयपुर में। अगर हम बात करें कि इसके प्रवर्तक कौन है कथक के, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो है भानु जी महाराज, भानु जी महाराज। और इस कथक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने प्राप्त कराई थी, तो वो कराई थी बिरजू महाराज ने। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार, वो कौन थे, वो है बिरजू महाराज। तो वो है बिरजू महाराज। इसके अन्य घराने क्या क्या हैं कथक के, तो इसके अन्य घराने आपके हैं, अन्य घराने, एक तो आपका बनारस, और दूसरा क्या है लखनऊ। तो ये है आप, अब क्या हो गए हैं, राज्य के शास्त्रीय नृत्य कथक के बारे में आपके सामने ये बातें हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राज्य गीत के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है राज्य गीत। तो जो राज्य गीत है राजस्थान का, वो है केसरिया बालम, केसरिया बालम। ठीक है। जो केसरिया बालम है, ये सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया था, तो सर्वप्रथम गाया गया, तो ये गाया गया था मांगी बाई द्वारा, मांगी बाई। ये जो मांगी बाई थी, ये कहाँ की थी, तो ये थी उदयपुर की, तो ये थी उदयपुर की। अगर बात कर लें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने गाया था, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने गाया था, तो ये गाया था अल्लाह जिल्ला बाई ने, अल्लाह जिल्ला बाई ने।
ये जो अल्लाह जिलाबाई है, ये कहाँ की थी? तो ये थी बीकानेर की। तो ये हो गई है बीकानेर की। अगला हमारे पास आता है कि इसको किस शैली में गाया जाता है, इस केसरिया बालम को। तो इसको गाया जाता है मांड गायकी शैली में। तो इसको गाया जाता है मांड गायकी शैली में गाया जाता है। आगे हमारे पास आता है, अब हमारे पास आती है कि जो मांड गायकी है वो क्या कौन कौन सी है इसके लिए राजस्थान में, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो मांड गायिकाएं, मांड गायिकाएं, एक तो हो गई थी क्या, अल्लाह जिलाबाई, अल्लाह जिलाबाई। ये कहाँ की थी आपकी, बीकानेर की। तो अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की थी जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केसरिया बालम को क्या दिलाई, ख्याति दिलाई थी। ठीक है। एक थी गौरी देवी, गौरी देवी। जो गौरी देवी है ये कहाँ की है, ये भी आपकी बीकानेर की है। अगली है मांगी बाई। तो मांगी बाई कहाँ की है, उदयपुर की। तो ये आपकी तीन क्या है, मांड गायकी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो ये राज्य गीत है केसरिया बालम, इसको आरटीडीसी का लोगो बनाया गया था। तो मैं लिखता हूं कि जो एक गीत है केसरिया बालम, ये बनाया गया था क्या, आरटीडीसी का लोगो। तो केसरिया बालम आओ पधारो म्हारे देश। ये जो लोगो है ये किसका था, आरटीडीसी का लोगो था। तो मैं इसके बारे में लिख देता हूं, ये जो लोगो है ये आरटीडीसी का लोगो बना था। और कब कब बना था, एक तो बना था 1993 में और एक बना था 2019 में। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि केसरिया बालम आओ पधारो मारे देश, आरटीडीसी का लोगो कब कब बना था। तो ये बना था 1993 और 2019 में। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम राज्य वाद्य यंत्र के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है राज्य वाद्य यंत्र। और राज्य जो वाद्य यंत्र है आपका, वो आपका है अलगोजा। तो ये हो गया है अलगोजा। अलगोजा है ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है ये। अलगोजा है ये सुपारी की लकड़ी से निर्मित होता है, सुपारी की लकड़ी से निर्मित होता है, बना होता है ये। ये जो सर्वाधिक ज्यादा प्रचलित है, सर्वाधिक प्रचलित, सर्वाधिक प्रचलित, ये कहां पर है, तो ये है आपका हाड़ौती व अलवर में। हाड़ौती व अलवर। हाड़ौती में कौन आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आते हैं। जो आपका अलगोजा है इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, प्रमुख कलाकार, वो आपके हैं रामनाथ चौधरी, रामनाथ चौधरी। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम राज्य कवि के बारे में।
तो नेक्स्ट हमारे पास आता है राज्य कवि। और राजस्थान का जो राज्य कवि है वो है सूर्यमल मिश्रण। तो ये हो गया है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण का जो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर 1815 को। और कहां पर हुआ था? हरना गांव। हरना गांव। और हरना गांव कहां पर पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। तो ये पड़ता है बूंदी में। सूर्यमल मिश्रण की जो प्रथम रचना है, प्रथम रचना, ये है आपकी राम रंजाट। राम रंजाट। इसकी जो अन्य रचनाएं हैं वो क्या हैं? तो जो अन्य रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं आपके हैं, एक तो है आपकी वंश भास्कर। तो पहली तो हो जाएगी वंश भास्कर। और दूसरी क्या है आपकी? दूसरी है आपकी वीर सतसई। वीर सतसई। और तीसरी आपकी हो जाएगी क्या? तीसरी हो जाएगी बलवंत विलास। बलवंत विलास। तो ये है इसकी क्या? तीन रचनाएं। ठीक है। जो वंश भास्कर है, इसको जो पूर्ण करने का कार्य किया था वो किया था मुरारी दान ने। तो मैं आगे लिखता हूं इसमें वंश भास्कर के बारे में। वंश भास्कर। ये जो वंश भास्कर है, इसको जो पूर्ण किया था वो किया था किसने? मुरारी दान ने। इस वंश भास्कर में किसका इतिहास है? तो इस वंश भास्कर में बूंदी का इतिहास, बूंदी का इतिहास है। ठीक है, यह हो गया है। और आपकी जो वीर सही है, इसमें जो दोहे हैं वो है आपके 288। तो इसमें वीर रसात्मक दोहे हैं। और वो कितने हैं? 288। 288 इतने दोहे हैं। ठीक है। आपका जो सूर्यमल मिश्रण है, ये क्या है? इन्होंने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा था। तो ये क्या है? 1857 की क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा है। तो यहां पर मैं लिखता हूं 1857 की क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा। उन्हें कहते हैं इतिहासकार। इतिहासकार। ठीक है। तो ये होता आपका सूर्यमल मिश्रण के बारे में। और ये कंप्लीट टॉपिक होता हमारा क्या? राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और मजा भी आया होगा पढ़ने में। अगर आपको ये क्लास थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है, हमारा पढ़ने का तरीका आपको अच्छा लगता है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधा कंटेंट पर बात करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, अन्य साथियों को जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके। आप साथ साथ नोट्स बनाइए। हम धीरे धीरे आपके राजस्थान जीके को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे डेली। ठीक है। अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो बिल्कुल हमारा सपोर्ट कीजिएगा, इस चैनल को ज्यादा से